एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इजीएस्ट केमिस्ट्री बाय सुनील सर। बेटा, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एसिड्स की क्लासिकल डेफिनेशन और एसिड्स की मॉडर्न डेफिनेशन के बारे में पढ़ा था। आज के लेक्चर में बेटा हम वही चैप्टर लेकर आए हैं और उस चैप्टर से हम बेसिस की बात करेंगे। उसमें मैंने एसिड्स की बात किया था और यहाँ पर हम लोग बेसिस की बात करेंगे। यहाँ भी वही बात है कि पहले क्लासिकल डेफिनेशन देखेंगे, फिर मॉडर्न डेफिनेशन देखेंगे, एग्जांपल देखेंगे, फिर एक मैकेनिज्म देखेंगे कि किस तरह से आयनाइजेशन होता है बेसिस का एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, चलो बेसिस की जो क्लासिकल डेफिनेशन है, जो बहुत पहले डेफिनेशन दी जाती थी बेसिस के लिए, वो यही कहा जाता था कि जो बेसिस होते हैं उनका टेस्ट कैसा होता है, बिटर होता है बेसिस का, यानी कड़वे होते हैं स्वाद में। ठीक, बेसिस क्या करते हैं, बेसिस को अगर एक्वस सॉल्यूशन में लिया जाए, मतलब बेसिस को अगर आप पानी में डालो, उसका एक्वस सॉल्यूशन लो, तो एक्वस सॉल्यूशन की अगर कुछ बूंदें ब्लू लिटमस पेपर पे हम डालते हैं तो ब्लू लिटमस पेपर पर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन अगर उसी बेसिस की कुछ ड्रॉप्स रेड लिटमस पेपर पर डालते हैं, या आप एक ग्लास में बेसिक सॉल्यूशन ले लो और उसमें रेड लिटमस पेपर को डिप करोगे जब आप, ठीक है, तो डिप करने पर वो रेड लिटमस पेपर जो होगा वो ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर उसी में सॉल्यूशन में अगर आप ब्लू लिटमस पेपर को डालोगे तो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलो, तो ये बात थी बेसिस के क्लासिकल डेफिनेशन से रिलेटेड। क्यों मैं कह रहा हूँ क्लासिकल डेफिनेशन, क्योंकि ये डेफिनेशन बहुत पहले दी जाती थी छोटी क्लासेस में, जैसे 7th 8th 9th में बताया जाता था बच्चों को, उनके लिए यहाँ तक ठीक था क्योंकि ये प्रोसेस उनके लिए समझ में आने वाला नहीं था। लेकिन हाई स्कूल लेवल पर, क्लास 10th के लेवल पर आप ये डिफिनेशन देंगे तभी आपको नंबर मिलेगा। ये डिफिनेशन देंगे तब हो सकता है आपको नंबर ना मिले। हाँ, इसके साथ आप ये डिफिनेशन या इसके साथ ये डिफिनेशन आप दे सकते हो, ठीक है, लेकिन हाई स्कूल लेवल पर आपको मॉडर्न डिफिनेशन ही देनी पड़ेगी बेसिस। ठीक, चलो, अब मॉडर्न डिफिनेशन क्या कहती है बेसिस के बारे में। मैंने डिफिनेशन लिख दिया है, दोज केमिकल सब्सटेंसेस विच गिव हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस आयन, हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस आयन इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन मैंने आपको बताया था वाटर सॉल्यूशन। ठीक, मतलब जब भी हम किसी सब्सटेंस को पानी में डालते हैं, पानी के साथ उसका जो सॉल्यूशन बनेगा किसी भी सब्सटेंस का, वो उसका एक्वस सॉल्यूशन कहलाता है। और उस एक्वस सॉल्यूशन में अगर कोई केमिकल सब्सटेंस OH माइनस आयन देता है, हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस आयन देता है, हम लोग कहते हैं कि वे सब क्या है, केमिकल सब्सटेंसेस बेसिस है। ये सारे केमिकल सब्सटेंसेस क्या होते हैं, बेस। उसके बाद इसका एग्जांपल मैंने आपको लिख दिया है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये एग्जांपल है किसके, बेसिस के। ठीक, जैसे मैंने वहाँ पे एसिड्स वाले लेक्चर में एक मैकेनिज्म बताया था कि किस तरह से एसिड्स आयनाइज होते हैं इन द फॉर्म ऑफ H+ आयन और हाइड्रोजन आयन। ठीक है, उसी तरह से मैं यहाँ बता रहा हूँ कि मॉडर्न डेफिनेशन में ये बताया गया कि जब आप किसी बेस को पानी में डालते हो, पानी में लेने पर, मतलब उसका जब आप वाटर सॉल्यूशन लोगे, बेसिस का वाटर सॉल्यूशन लेकर लेते हैं जब, तो क्या होता है कि बेसिस का जो पॉजिटिव पार्ट होता है वो अलग हो जाता है और नेगेटिव पार्ट जो होता है OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन के फॉर्म में अलग हो जाता है। और इसी हाइड्रोक्साइड आयन की वजह से जो सॉल्यूशन होता है NaOH का, वो कैसा होता है, बेसिक होता है। यहाँ तक बात समझ में, यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया। ठीक, अब थोड़ी सी कुछ बातें हैं बेसिस से रिलेटेड, जैसे pH वैल्यू से। अगर हम बेसिस की pH वैल्यू की बात करें, pH वैल्यू, अगर बेसिस के pH वैल्यू की बात करें तो कहते हैं कि जो बेसिस होते हैं उनकी pH वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 7 होती है। pH वैल्यू ऑफ बेसिस आर ऑलवेज greater than
7, दैट इज pH ग्रेटर देन 7। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। हाँ, रेंज की अगर बात करें, अगर रेंज पूछता है, पीएच वैल्यू पूछता है, तो आप क्या बताओगे कि जो पीएच वैल्यू होती है बेसिस की वो ऑलवेज 7 से ज्यादा होती है, मतलब पीएच ग्रेटर देन 7। अगर पीएच रेंज पूछे, पीएच रेंज, ठीक है, तो पीएच रेंज जो होती है बेसिस के केस में, जो पीएच रेंज होती है वो 7 to 14 होती है। 7 to 14 मतलब 7 से ज्यादा, 14 से कम या 14, ठीक। ये पीएच रेंज होती है बेसिस की 7 to 14, ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। एक बार आप इसको देख लो। चलो बेटा आगे बात करते हैं। एक पॉइंट आपको बताना था, एक वर्ड आता है जिसका नाम है अल्कली। एक वर्ड है जिसका नाम है अल्कली। अल्कली और बेस दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अल्कली और बेस दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस आपको ये समझना है कि अल्कली क्या होते हैं, ठीक है। तो इसकी डिफिनेशन आप कह सकते हैं, व्हाट इज अल्कली। आप कह सकते हो कि दोज बेस विच dissolves in water those bases which dissolve in water are called alkali, ठीक। कहने का मतलब है कि जो भी बेसिस पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, पूरी तरह से घुल जाते हैं, उन्हीं को हम लोग अल्कली कहते हैं। जरूरी नहीं है कि सारे के सारे बेस पानी में घुल जाएं। ऐसे बेस जो पानी में घुल जाते हैं उनको अल्कली कहते हैं। यानी अल्कली और बेस दोनों एक ही चीज है, बस डिफरेंस क्या है कि अल्कली के कंडीशन में हम लोग कहते हैं कि अल्कली ऐसे बेस हैं जो पानी में कंप्लीटली क्या रहते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। इसी वजह से इनको एक अलग टर्म दिया गया है अल्कली। क्यों ऐसा कहा गया? क्योंकि सारे के सारे बेसिस पानी में डिसॉल्व नहीं होते हैं। एक्वा सॉल्यूशन बनता है लेकिन सभी बेसिस पानी में डिसॉल्व नहीं होते हैं, ठीक। केवल कुछ ऐसे बेस होते हैं जो पानी में क्या होते हैं, डिसॉल्व होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्कली बोलते हैं, ठीक है। इसमें आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे एग्जांपल इसका अगर देखें, एग्जांपल में NaOH भी होता, NaOH भी होगा, NaOH भी होगा, Na2O भी होगा, KOH होगा, K2O होगा, ऐसे बहुत सारे, ठीक है। यानी NaOH बेस भी है और अल्कली भी है, Na2 बेस भी है और अल्कली भी है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेस भी है और अल्कली भी है, और पोटेशियम ऑक्साइड बेस भी है और अल्कली है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि अल्कली क्या होते हैं। अल्कली बेस ही होते हैं, लेकिन ऐसे बेस होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व होते हैं। कंप्लीटली डिसॉल्व होने वाले जो बेसिस होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्कली। सभी बेसिस वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, सभी बेसिस जो होते हैं वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते। इसी नाते कहा गया कि अल्कली क्या है, ऐसे बेसिस हैं जो वाटर में कंप्लीटली डिसॉल्व है। तो ये आपको एक छोटी सी डिफिनेशन है जो आपको याद रखनी है, ठीक है। चलो आते हैं प्रॉपर्टीज पर। प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल प्रॉपर्टीज देखते हैं। अभी सॉल्व्स की बात नहीं कर रहे हैं, सॉल्व्स की बात आगे लेक्चर में करेंगे। पहले हम लोग नॉर्मल प्रॉपर्टीज देखते हैं। नॉर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ
एसिड्स, नॉर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। एसिड्स की नॉर्मल प्रॉपर्टीज में कहा जाता है, पहला पॉइंट, एक एक पॉइंट देखते हैं ध्यान से। जो नॉर्मल प्रॉपर्टीज होती हैं एसिड्स की, उसमें हम लोग कह सकते हैं कि एसिड्स के कंडीशन में हाइड्रोजन एलिमेंट एक नेसेसरी एलिमेंट है। मतलब एसिड्स के केस में जो हाइड्रोजन एलिमेंट होता है, आपको बताया गया है कि जो एसिड्स होते हैं वो क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं, और H+ आयन देने के लिए उसमें H होना भी तो जरूरी है। इसीलिए कहा जाता है कि एसिड्स के लिए जो नेसेसरी एलिमेंट है वो हाइड्रोजन है। मतलब हाइड्रोजन एसिड्स का क्या है, नेसेसरी एलिमेंट। आप लिख सकते हो कि हाइड्रोजन इज ए नेसेसरी एलिमेंट ऑफ एसिड्स। हाइड्रोजन इज ए नेसेसरी एलिमेंट ऑफ एसिड। ठीक है, मतलब एसिड्स के लिए हाइड्रोजन एक इसका क्या है, नेसेसरी एलिमेंट है। दूसरा, जो एसिड्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर हाईली कोरोसिव। स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर हाईली कोरोसिव। इसका क्या मतलब होता है, देखो एसिड्स जो होते हैं वो दो तरह के, स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड्स। अब ये चीजें आपको इंटरमीडिएट में पढ़ने को मिलेंगी कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं, वीक एसिड्स क्या होते हैं। बस मैं आपको एक जनरल सा बता दे रहा हूँ कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स ऐसे एसिड्स होते हैं जिनका आयोनाइजेशन जो होता है, ठीक है, उनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होता है वो बहुत हाई होता है। जो आयोनाइजेशन होता है वो बहुत हाई होता है। मतलब ऐसे एसिड्स जिनका आयोनाइजेशन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हाई हो या डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन जो हो वो बहुत ज़्यादा हाई हो, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स। उसका उल्टा वीक एसिड्स ऐसे एसिड्स होते हैं जिनमें जो आयोनाइजेशन होता है वो बहुत कम होता है, यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होता है या डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन जो होता है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है, बहुत कम होता है। इसी वजह से उनको वीक एसिड्स कहा जाता है। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं वो हाईली कोरोसिव होते हैं। कोरोसिव का मतलब होता है कि अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड को कहीं गिरा दो, लकड़ी पर गिरा दो, प्लास्टिक पे गिरा दो, अपने स्किन पे गिरा दो, कहीं भी गिरा दोगे तो ये क्या कर सकते हैं, स्किन को, लकड़ी को नष्ट कर सकते हैं, उसकी सरफेस को खराब कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि अगर मैं स्ट्रॉन्ग एसिड की कुछ ड्रॉप्स इस बोर्ड पे डाल दूं तो ये बोर्ड की जो सरफेस है वो खराब हो सकती है। अपने स्किन पे कुछ ड्रॉप्स डाल दूं तो क्या होगा, मेरी स्किन जल सकती है। इसी वजह से कहा जाता है कि एसिड्स को हम लोग टेस्ट करके नहीं देखते। वो अलग चीज़ है, हम लोग कहते हैं कि एसिड्स क्या होते हैं, सूर होते हैं टेस्ट में, लेकिन सूर होने का मतलब ये नहीं है कि हम सभी एसिड्स को चख कर देखें। हमारी केमिस्ट्री में किसी भी केमिकल को चखने के लिए अलाउ नहीं किया गया, किसी भी केमिकल को चखने के लिए अलाउ नहीं किया गया। उसकी एसिडिटी या बेसिसिटी के बारे में अगर आपको जानना है तो एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हैं जहाँ से हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा खतरनाक एसिड होते हैं और इनके अंदर कोरोसिव प्रॉपर्टी होती है। मतलब ये सरफेस को क्या करते हैं, नष्ट कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जहाँ भी ये गिरेंगे वहाँ उस सरफेस को ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसी वजह से कभी भी एसिड्स को हम लोग टेस्ट करके नहीं देखते। इतनी बात समझ में। चलो तीसरा देखो, अगर एक एसिडिक सॉल्यूशन है, ठीक, अगर एक एसिडिक सॉल्यूशन है, मतलब अगर आपने एसिड का कोई सॉल्यूशन बनाया है और उस सॉल्यूशन में आप इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हो, करंट फ्लो कराते हो, तो उसमें करंट फ्लो हो जाती है। क्यों? क्योंकि एसिडिक सॉल्यूशन में क्या होते हैं, अपोजिट आयंस होते हैं। एसिडिक सॉल्यूशन में अपोजिट आयंस होते हैं जिनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक करंट होती है वो फ्लो होती है। आप क्या कह सकते हो, इलेक्ट्रिकल
conductivity is found in acids. एसिड्स के सॉल्यूशन में इन एसिडिक कर दो, इन एसिडिक सॉल्यूशन, जो एसिडिक सॉल्यूशन होता है, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पाई जाती है। क्यों पाई जाती है आप लिख भी सकते हो, ड्यू टू अपोजिट आयंस, ड्यू टू अपोजिट आयंस। आपने पढ़ा भी है, मेरे पिछले वाले लेक्चर में देखा भी होगा कि जब हम एसिड का वाटर सॉल्यूशन लेते हैं तो उसमें क्या होते हैं, अपोजिट आयन बनते हैं, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन बनते हैं। पॉजिटिव आयन के फॉर्म में कौन बनता है, हाइड्रोनियम आयन, और नेगेटिव आयन के फॉर्म में कोई दूसरा आयन बनता है। तो उन्हीं अपोजिट आयन्स के होने की वजह से ही जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो एसिडिक सॉल्यूशन में पाई जाती है। ठीक, चौथा देखो, जब एसिड को वाटर में डिसॉल्व किया जाता है, जब एसिड्स को वाटर में क्या किया जाता है, डिसॉल्व। एसिड्स को वाटर में डिसॉल्व करने पर बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट निकलती है, हीट निकलती है। एसिड्स को पानी में जब हम डालेंगे तो वो क्या करेगा, हीट लिबरेट करेगा, हीट प्रोड्यूस करेगा, और उसी हीट प्रोड्यूस करने की वजह से जो सॉल्यूशन होता है वो ज़्यादा गर्म हो जाता है, जो सॉल्यूशन होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तो आप क्या कह सकते हो, एसिडिक सॉल्यूशन इज generally hot due to maximum production of heat in solution। ठीक है, तो जो एसिडिक सॉल्यूशन होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, हॉट होते हैं। क्यों होते हैं, ड्यू टू मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ हीट इन सॉल्यूशन। जब आप एसिड का सॉल्यूशन बनाओगे तो एसिड के सॉल्यूशन में हीट प्रोड्यूस होती है, हीट निकलती है, हीट बनती है। उसी हीट निकलने की वजह से जो सॉल्यूशन होता है वो गर्म हो जाता है। इसी वजह से एसिडिक सॉल्यूशन को जल्दी छूना भी नहीं चाहिए। ठीक, इतनी बात समझ में बेटा। एक पॉइंट और है, आप सब जानते भी हैं इसके बारे में, कि जो एसिड होते हैं वो क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को, ब्लू लिटमस पेपर को क्या करते हैं, रेड में रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देते हैं, कन्वर्ट करते हैं। एक मिनट, चलो आगे बात करते हैं। एक वर्ड आता है बेसिसिटी ऑफ एसिड्स। थोड़ा सा कंट्रोवर्सी लगता है। एसिड्स के लिए क्या होती है, बेसिसिटी, और बेसिस के लिए क्या होती है, एसिडिटी। ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल वर्ड है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। एक की छोटा सा डिफिनेशन है, इसको थोड़ा सा आप देख लो। यही क्योंकि मैं एसिड की प्रॉपर्टीज पढ़ा रहा था तो यहाँ पे इसको मैं बता देता हूँ। जो बेसिसिटी होती है एसिड्स की, एसिड्स की बेसिसिटी क्या होती है उसको जानना है। हमने कोई एसिड लिया और उस एसिड का एक मॉलिक्यूल, हमने कोई एसिड लिया
उस एसिड का एक मॉलिक्यूल जितना हाइड्रोजन रिप्लेस करता है, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम, जितना भी हाइड्रोजन एटम एक मॉलिक्यूल रिप्लेस करता है, जितने नंबर में करता है, वही नंबर क्या है, दैट नंबर इज कॉल्ड बेसिसिटी ऑफ एन एसिड। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, मैं समझा देता हूँ। बेसिसिटी ऑफ एसिड्स क्या होते हैं? बेसिसिटी किसके लिए होती है? एसिड्स के लिए। और एसिडिटी किसके लिए होती है? बेसिस के लिए। ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल वर्ड है, थोड़ा इसको आपको ध्यान देना होगा। तो बेसिसिटी क्या होती है? किसी भी एसिड की बेसिसिटी की अगर बात करें तो हम कहते हैं कि अगर कोई एसिड है और उस एसिड का एक मॉलिक्यूल ले लें, एक मॉलिक्यूल, ठीक, उसका एक मॉलिक्यूल जितने भी हाइड्रोजन रिप्लेस करेगा, जितने हाइड्रोजन को क्या करेगा? रिप्लेस करेगा, वही नंबर जो होगा हाइड्रोजन का, वही क्या कहलाएगा? बेसिसिटी कहलाएगा एसिड का। समझे इसको? यहाँ समझो। देखो जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे देखो HCl। HCl में एक मॉलिक्यूल अगर लें, एक मॉलिक्यूल HCl एसिड है ना, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक मॉलिक्यूल कितना हाइड्रोजन रिप्लेस करेगा? तो देखो इसके पास कितना हाइड्रोजन है? एक। तो इसमें जो रिप्लेसेबल है, रिप्लेसेबल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम वो कितना? एक। ठीक है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि जो बेसिसिटी है HCl, बेसिसिटी है HCl की, वो कितनी है? एक। ठीक है, ये आगे इंटरमीडिएट में काम आएगा जब हम लोग क्या निकालते हैं? इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं। एसिड्स बेसिस का क्या निकालते हैं? इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं। तो वहां पर हमको एसिडिटी और बेसिसिटी की जरूरत होती है। आपको बस इतना ही जानना है, बहुत ज़्यादा नहीं जानना है। यहाँ पे इंटरमीडिएट में आप उसको पढ़ोगे, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि जैसे HCl है, एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक मॉलिक्यूल कितना हाइड्रोजन रिप्लेस कर सकता है एक्वस सॉल्यूशन में? आयनाइजेशन के बाद कितना H रिप्लेस करेगा? वही जो रिप्लेसेबल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। अब यहाँ HCl में रिप्लेसेबल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना है? एक। इसलिए जो एसिड HCl है, HCl की बेसिसिटी कितनी हो जाएगी? 2। ठीक। अगर हम लोग इसकी जगह पे क्या ले लें? H2SO4 ले लें। H2SO4, तो H2SO4 में आपको नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं? जो रिप्लेसेबल हैं, जो रिप्लेस हो सकते हैं, वो कितने हैं? 2। तो यहाँ इसकी रिप्लेसेबल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन H2SO4 कितना हो जाएगा? 2। यानी बेसिसिटी ऑफ H2SO4 कितनी हो जाएगी? 2। ठीक। एक और देखो, तुम ही बताओ, तुम ही लोग बताओ। एक है H3PO4, इसको बोलते हैं बेटा फास्फोरिक एसिड। अब फास्फोरिक एसिड में देखो नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम कितने हैं? मतलब कितने हैं? 3। वेरी गुड। तो इसकी जो बेसिसिटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 3। किसकी? H3PO4 फास्फोरिक एसिड। क्लियर? समझ में आ गई बात? बेसिसिटी ऑफ एसिड्स ये आपको समझ में आ गया विद एग्जांपल। 3 एग्जांपल आपको दे दिए।
मेरे ख्याल से इतना पर्याप्त है, बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है। बस आपको अगर बोर्ड एग्जाम में आता है कि बेसिसिटी ऑफ एसिड्स क्या होते हैं, तो आप क्या बताओगे कि एसिड्स के एक मॉलिक्यूल से जितने हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकते हैं वही उसकी क्या है, बेसिसिटी। एग्जाम्पल आप लिख सकते हो तीनों में से कोई भी। ठीक है बेटा, चलो अब बात करते हैं नॉर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। नॉर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस की बात करते हैं। जैसे हम लोग ने एसिड्स की प्रॉपर्टीज के बारे में बात किया, वैसे ही हम लोग बेसिस की नॉर्मल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। जैसे वहां पे आपने पहला पॉइंट क्या लिखा था कि जो हाइड्रोजन है वो एसिड्स का क्या है, एक नेसेसरी एलिमेंट है। लेकिन एक चीज और ध्यान देना, एसिड्स के केस में मैंने बताया कि हाइड्रोजन एसिड्स का क्या है, एक नेसेसरी एलिमेंट है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जितने भी केमिकल सब्सटेंस जिनमें हाइड्रोजन हो वो सब क्या हो, एसिड्स हो। जितने भी केमिकल सब्सटेंस आप देखो और उनमें हाइड्रोजन अगर आप देखो तो आप ये नहीं कह सकते कि वो क्या है, एसिड। लेकिन अगर एसिड है तो उसका नेसेसरी एलिमेंट जो होगा वो कौन होगा, हाइड्रोजन। इसी तरह से जो बेसिस होते हैं, बेसिस में जो रिप्लेसेबल आयन होता है वो कौन होता है, हाइड्रोक्साइड आयन होता है, OH माइनस होता है। तो बेसिस क्या करते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करते हैं। उसका जो नेगेटिव एलिमेंट होता है, नेगेटिव कंपोनेंट होता है बेसिस का, वो कौन होता है, हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, फिर बेसिस की आप समझ जाना, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेना, मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ उसी चीज को। फिर दूसरी बात, एसिड्स की तरह जो स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं, हाईली कोरोसिव होते हैं, सरफेस को नष्ट कर सकते हैं जहां गिरेंगे वहां। उसी तरह से जो स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं वो भी क्या होते हैं, कोरोसिव नेचर के होते हैं। ये भी जहां गिरेंगे वहां उस सरफेस को क्या कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। बस थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि एसिड्स के कंपैरिजन में, स्ट्रॉन्ग एसिड्स के कंपैरिजन में जो स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं वो हाईली कोरोसिव नहीं होते। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि हाईली कोरोसिव स्ट्रॉन्ग एसिड्स होंगे या स्ट्रॉन्ग बेसिस होंगे, तो आप कहोगे दोनों होंगे। लेकिन जो एसिड्स होते हैं उनकी जो कोरोसिव टेंडेंसी होती है, कोरोसिव प्रॉपर्टी होती है, वो बहुत ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू बेसिस। ठीक, तीसरा पॉइंट, इनमें भी वही, जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो बेसिक सॉल्यूशन में होती है, क्योंकि बेसिक सॉल्यूशन में भी क्या होते हैं, अपोजिट आयंस होते हैं। बेसिक सॉल्यूशन में भी क्या होते हैं, अपोजिट आयंस होते हैं, जिनकी वजह से इनमें भी क्या होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पाई जाती है। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बेसिस में भी पाई जाती है। ठीक, चौथा पॉइंट, जो बेसिस होते हैं क्या करते हैं, बेसिस क्या करते हैं, रेड लिटमस पेपर को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, ब्लू लिटमस पेपर। मतलब अगर आपने बेसिक सॉल्यूशन में रेड लिटमस पेपर को डिप किया है तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू में। और अगर आपने ब्लू को बेसिक सॉल्यूशन में डिप किया है तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक, इतनी बातें हैं बेटा। ठीक है, और एक पॉइंट और कि ये भी क्या होते हैं, हाईली कोरोसिव होते हैं, जिसकी वजह से इनको भी टेस्ट किया नहीं जाता, इन सबको टेस्ट करने के लिए कई सारे एक्सपेरिमेंट हैं। एक तो जनरल सा एक्सपेरिमेंट आपका लिटमस पेपर एक्सपेरिमेंट है। लिटमस पेपर से आप एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन को पता कर सकते हैं। और लिटमस पेपर क्या होता है, मैंने पहले लेक्चर में बताया है, फिर बता देता हूँ कि लिटमस पेपर एक नॉर्मल पेपर की तरह होता है, स्ट्रिप होती है, नॉर्मल पेपर की स्ट्रिप होती है। ठीक है, जिसपे एक लाइकेन इंडिकेटर जो होता है, लाइकेन इंडिकेटर सॉल्यूशन होता है, एक गुलाबी रंग का,
गुलाबी रंग का एक नॉर्मल इंडिकेटर होता है, ठीक है, वो किससे बनाया जाता है, लाइकेन से बनाया जाता है। और उसी में जब ये डिप की जाती हैं स्ट्रिप्स, तो यूं ही वो स्ट्रिप्स बनाई जाती हैं, और यही स्ट्रिप्स क्या होती हैं, लिटमस पेपर स्ट्रिप्स कहलाती हैं। एसिडिक बेसिक सॉल्यूशन में क्या इनका इफेक्ट होता है वो आप जानते हैं, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है बेटा। चलिए अब आगे नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर से रिलेटेड हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा, पीएच वैल्यू पढ़ेंगे, एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज, बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। इन सब बातों पे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे लेक्चर को सुनने के लिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी।